पिछली वीडियो में हमने जठर ग्रंथि कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, ठीक है। आज हम जानेंगे जठर ग्रंथियों में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो स्टार्ट होता है हमारा प्रश्न। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। यदि प्रश्न आए कि जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो आप सब इसका उत्तर दीजिएगा। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है जठर ग्रंथि में। पहला, श्लेष्मो या म्यूकस कोशिकाएं। ये दोनों नाम एक ही है, एक इंग्लिश नाम है, एक हिंदी नाम है। श्लेष्मो जो होता है वो हिंदी है और इंग्लिश म्यूकस नाम है, ठीक है। दूसरा होता है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं। तीसरा हो जाता है मुख्य या जाइमोजीन कोशिकाएं। याद रखिएगा, ये तीनों जठर ग्रंथि की कोशिकाएं हैं। इन तीनों कोशिकाओं से जो है ना रस स्रावित होता है। इन तीनों प्रकार के कोशिकाओं से जो रस स्रावित होता है, उन्हीं के सम्मिलित रस को हम सब जठर रस कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यदि कोई पूछेगा जठर रस किसे कहेंगे, कहेंगे जठर ग्रंथियों की जो 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं उनसे जो रस स्रावित होता है, उन्हीं के सम्मिलित रूप को हम जठर रस कहते हैं। जठर रस में 3 प्रकार की रस होते हैं मेनली। जठर रस क्योंकि हम बताए थे उससे 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, 3 प्रकार की कोशिकाओं से ये रस स्रावित हुआ है। तो तीनों प्रकार की कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार का रस स्रावित होता है। इसमें जो है पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा है म्यूकस या स्लेमा, और तीसरा है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। जठर रस में 3 प्रकार के, समझिएगा, इसमें रस मिला हुआ है। ध्यान से याद रखिएगा, जठर रस में 3 प्रकार के रस हैं। कौन कौन? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है म्यूकस या स्लेमा, और तीसरा हो जाता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये निष्क्रिय होता है, इसको जो है ना सक्रिय किया जाता है, ये सक्रिय होता नहीं है पहले से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब जानते हैं ये क्या करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन जो है को सक्रिय कर पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो जठर ग्रंथियों से स्रावित हुआ वो क्या करते हैं, तो हम कहेंगे यह पेप्सिनोजेन नामक सक्रिय जो रस है उसको सक्रिय करके पेप्सिन में बदल देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को सक्रिय कर पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। अब ये क्या करेगा? पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन भोजन में जो प्रोटीन होता है, आप सब जो भोजन खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग प्रकार का प्रोटीन होता है, मात्राओं में देखा जाए तो अलग अलग होता है। तो सिंपल कहिएगा, भोजन में जो प्रोटीन है उस पर कौन कार्य करके उसको पचाने का कार्य करता है? तो याद रखिएगा, भोजन में जो प्रोटीन है पेप्सिन उस पर कार्य करता है, उस पर कार्य करके प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा, उस प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और कार्य है, जीवाणुनाशक की तरह यह कार्य करता है। एक बात ये भी याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने तो एक काम कर ही दिया था, पेप्सिनोजेन को सक्रिय करने का काम, और दूसरा इसका काम है जीवाणुनाशक। हम सब जो भोजन खाते हैं, है ना, हम सब जो भोजन खाते हैं उसमें जीवाणु रहता है। बहुत सारे जीवाणु मुख में थोड़ा सा खत्म हो जाता है, और जो कुछ बच करके छोटी आंत तक पहुंचता है, वहाँ जो है ना मतलब अमाशय तक जो पहुंचता है, छोटी आंत नहीं, अमाशय मिस हो गया हमसे, अमाशय तक जो पहुंचता है उसमें जो जीवाणु है उसको नष्ट करने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ठीक है। अमाशय तक जो जीवाणु पहुंच गया उसको कौन नष्ट करेगा? तो कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है छोटी आंत। सबसे पहले कहेंगे छोटी आंत आहार नाल का सबसे, देखिए छोटी आंत
आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। इससे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा, बार बार पूछेगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग का नाम क्या है या किसे कहते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप छोटी आंत में टिक कीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होता है? तो कहेंगे छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होता है। सिंपल कहेंगे कि पूछेगा मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होता है? तो जवाब देंगे छोटी आंत में। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ये चौड़ाई कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा लंबाई 6 मीटर होता है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, यदि पूछेगा कि मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है तो आप सब उसका उत्तर देंगे 6 मीटर, और चौड़ाई यदि पूछेगा तो आप सब उसका उत्तर दीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर। लंबाई मीटर में है, याद रखिएगा, 6 मीटर होता है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये नहीं कि चौड़ाई को भी मीटर में आंसर दे दिए, ये गलत हो जाएगा। सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा। अगर यदि पूछ दिया कि आहार नाल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है बताइए, तो आप बताइएगा कि आहार नाल की लंबाई 6 मीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जीवों में आहार नाल की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, आहार नाल की छोटी आंत का यदि बात किया जाए तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी कहलाता है। पूछेगा ग्रहणी क्या है तो सिंपल कहिएगा यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। इसका आकार सी के आकार का होता है। यदि पूछेगा ग्रहणी का आकार कैसा होता है तो आप जवाब दीजिएगा सी के आकार का। ठीक, उसके बाद आता है इसका दूसरा पार्ट जेजुनम। जेजुनम सीधा कहिएगा यह छोटी आंत का मध्य भाग है, ज़्यादा कोई इसका विशेष कार्य है नहीं, यह मध्य भाग है, इसमें उतना कोई घटना होता है नहीं। तो सिंपल कहिएगा जेजुनम जो है छोटी आंत का मध्य भाग होता है। तीसरा आ जाता है इलियम। देखिए, हर्षही लोहर्षी का युवा, याद रखिएगा नाम। इलियम यह छोटी आंत का महत्वपूर्ण भाग है और सबसे बड़ा भी। छोटी आंत का पूछेगा, छोटी आंत को जैसे 3 भागों में बांटे, उनमें से सबसे बड़ा भाग कौन है तो कहेंगे छोटी आंत का बड़ा भाग इलियम कहलाता है। जिस प्रकार से आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत था, उसी प्रकार से छोटी आंत का यदि पूछे सबसे बड़ा भाग कौन है तो आप इलियम कहिएगा। इलियम जो है ना, इसी में पाचन का क्रिया पूर्ण होता है। जैसे प्रश्न आया था कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होता है तो आप बोले थे छोटी आंत, उसका उत्तर आया था छोटी आंत, आया था ना। पूछेगा छोटी आंत के किस भाग में तो कहिएगा इलियम में। ठीक है, छोटी आंत के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होता है तब आप उत्तर दीजिएगा इलियम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। इसके अलावा पचा हुआ भोजन जो है वह दूसरे जगह, और पचा हुआ भोजन का अवशोषण भी यही होता है। अगर कोई पूछेगा कि पचा हुआ भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है तो कहेंगे इसी भाग में, अर्थात इलियम में ही पचा हुआ भोजन का अवशोषण भी होता है। मान लीजिए आप जो भी खाएं, आप उसको पचाए तो अवशोषण उसका कहाँ होता है। ठीक है, यदि ये पूछ दिया कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है तो आप सिंपल जवाब दीजिएगा कि इलियम में होता है। छोटी आंत के किस भाग में? इलियम में। छोटी आंत के इलियम में पाचन मतलब पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्न्याशय रस तथा आंत रस की क्रिया से होता है। देखिए, ग्रंथि से जो रस स्रावित होता है ना, वो सब रस का ये नाम है। याद रखिएगा कि भोजन जब छोटी आंत में जाता है वहाँ कौन सब मिल करके पाचन की क्रिया पूर्ण करता है तो कहेंगे भोजन का पाचन के लिए वहाँ पित्त, अग्न्याशय रस और आंत्र क्रिया करके भोजन का
पाचन करता है। अब आता है यकृत। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा यकृत। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। पूछा जाता है प्रश्न कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है, तो आप उसका उत्तर दीजिएगा यकृत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव के साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर करते जा रहा हूँ। आप अच्छी तरह इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यदि पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है, तो यकृत कहिएगा। पूछेगा कि यकृत का भार कितना होता है, यानी वेट, हम सब इंग्लिश में जो बात करते हैं वेट, जैसे कहते हैं कितना केजी का सामान है, वही बात समझिएगा। इसका भार कितना होता है, तो आप जवाब दीजिए करीब 1.5। कितना होता है? 1.5 केजी। इसका भार कितना होता है यदि कोई पूछे, यह प्रश्न में आ गया, जैसे आप 10वीं के एग्जाम देने गए, वहाँ प्रश्न आ गया कि यकृत का भार लगभग कितना होता है या करीब कितना होता है, तो आप कहिएगा 1.5 केजी। याद रखिएगा कितना होता है, 1.5 केजी। और पूछेगा यकृत से क्या स्रावित होता है, तो कहिएगा पित्त। यकृत से क्या स्रावित होता है? पित्त। और पित्त कहाँ जा करके जमा होता है, ठीक है, तो कहिएगा पित्ताशय की थैली में। पूछा जाता है यकृत के द्वारा जो पित्त स्राव होता है वह कहाँ जाके संचय होता है या जमा होता है, तो आप उसका उत्तर दीजिएगा पित्ताशय की थैली में। कहाँ जाके जमा होता है? पित्ताशय नामक एक थैली है, या डायरेक्ट कहिएगा पित्ताशय में जाके जमा होता है या संचित होता है, ठीक है। पूछेगा यकृत के द्वारा जो पित्त स्रावित होता है वह कहाँ इकट्ठा होता है या कहाँ संचित होता है, तो इसका उत्तर कहिएगा पित्ताशय में। पित्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। पूछेगा कि पित्त क्या है, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा पित्त गाढ़ा एवं क्षारीय हरे रंग का एक द्रव्य है, ठीक है। इसका रंग पूछेगा पित्त का रंग कैसा होता है, तो कहिएगा हरा। स्वाद में कैसा होता है, तो क्षारीय, मतलब गुण में या बोलिए या स्वाद में जो भी बोलिए, यह क्षारीय होता है, ठीक है। और कैसा होता है, तो गाढ़ा हरा क्षारीय। याद रखिएगा पित्त का ये क्वालिटी हुआ कि पित्त की क्वालिटी, मतलब पित्त की क्वालिटी कैसी होती है, मतलब वो दिखने में कैसा होता है, उनका स्वाद कैसा होता है, रंग कैसा होता है, जो भी, तो सीधा कहिएगा वह गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। पित्त एक ऐसा रस है जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हमारा प्रश्न है बड़ी आंत। अब आगे बढ़ते हैं बड़ी आंत की ओर। कहता है बड़ी आंत यह पाचन तंत्र का हिस्सा है। यह क्या है? कहेंगे पाचन तंत्र का हिस्सा है जो पचा हुआ भोजन से पानी एवं लवणों को सोख कर ठोस मल में परिवर्तित कर देता है। देखिए, बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होता है, बल्कि वो जो पचा हुआ भोजन का इलियम में जो अवशोषण हो गया और जो बच गया वह बड़ी आंत में चला आता है। इलियम के बाद वह बड़ी आंत में आता है। उसमें जो है ना, उस अपशिष्ट पदार्थ में जल मिला रहता है, लवण मिला रहता है, ठीक है। तो वही जल और लवण का वहाँ अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब कि उस अपशिष्ट पदार्थ से जल और लवण को सोख लिया जाता है, ठीक है। और कोई बात नहीं, इसका कोई और विशेष कार्य है नहीं कि और कोई कार्य हो रहा है। सिंपल बात कहिएगा, पचा हुआ भोजन जो बड़ी आंत में चला गया, पच गया, अब जो बच गया वो बड़ी आंत में गया, वहाँ क्या होगा, तो कहेंगे बड़ी आंत में भोजन से पानी एवं लवणों को सोख कर उसे ठोस मल में परिवर्तित कर देता है। कौन? तो बड़ी आंत। इसका यही काम है और कोई काम नहीं है, ठीक। बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आप कहेगा बड़ी आंत में कितना भाग होता है? जिस प्रकार से छोटी आंत के 3 भाग थे, तो बड़ी आंत के 2 भाग कह सकते हैं, कोलन, मलाशय, ठीक है। कोलन में ही समझिए कि भोजन में जो पानी था, लवण था, उसका अवशोषण हो गया और उसके बाद मलाशय में वो चला जाता है, ठीक है।
इस प्रकार बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बायोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर का पहला प्रश्न है, श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य क्यों है। यदि पूछ दे कि श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य क्यों है, तो कहिएगा श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है क्योंकि इससे जीवों में जो सजीव होते हैं उसी का बात कीजिए, सजीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति अर्थात ऑक्सीजन की पूर्ति होता है और ऊर्जा का उत्पादन तथा हानिकारक गैस जो हमारे शरीर में उत्पादन होते हैं, जो बनते हैं हानिकारक गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उनका निष्कासन होता है। श्वसन की क्रिया के कारण ही ये सब घटना होता है। यदि श्वसन की क्रिया नहीं होता तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाता, ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाता। हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पादन के बाद जैसे ऑक्सीकरण हुआ, ऊर्जा बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, शरीर में वो जो बना फिर उसका निष्कासन कैसे होता शरीर के बाहर, श्वसन की क्रिया से ही वो सब होता है। आप इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। सिंपल कहिएगा, श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य इसीलिए है क्योंकि श्वसन के कारण सजीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऊर्जा का उत्पादन तथा हानिकारक गैसों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, श्वसन की परिभाषा लिखें। वैसे श्वसन की परिभाषा और भी है तो आप सिंपल लिख के आ सकते हैं, श्वसन वृहत रूप में उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आप कहिएगा श्वसन क्या है या परिभाषा दीजिए, तो सिंपल कहिएगा श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण से दर्शाइए। ठीक है, श्वसन की जो क्रिया होता है उनको रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाना है। तो आप लिखिएगा सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र, फिर ऑक्सीजन के 6 अणु दोनों के बीच अभिक्रिया कराना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। याद रखिएगा, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होता है जिसमें एंजाइम मदद करता है। ठीक है, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही ऊर्जा के कारण ये जो ऊर्जा का उत्पादन हुआ, इसी ऊर्जा से हम सारे कार्य को करते हैं। हमारे शरीर में जो भी क्रिया होता है या हम जो भी कार्य करते हैं इसी ऊर्जा की मदद से। यदि हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता तो हम कोई कार्य नहीं कर पाते। यहाँ तक कि आप जो कलम से कोई शब्द को लिखते हैं वो भी नहीं लिख पाते, जो बोलते हैं वो भी नहीं बोल पाते। ठीक है, ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पादन हुआ तभी हम सारे कार्य कर पाते हैं। ऊर्जा नहीं रहता है तो देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जब कम होने लगता है, देखिएगा वह चल फिर भी ठीक से नहीं पाता है। क्यों नहीं चल पाता है? क्योंकि बीमार होने के कारण उसके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन सही मतलब पूर्ण ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए उसके शरीर में कमजोरी आ गया, वह चल फिर नहीं पाता है। ऐसा थोड़ी है कि और कोनो चीज़ हुआ है, बस ऊर्जा का उत्पादन कम हो रहा है, उसके शरीर में उतना ऊर्जा नहीं मिल रहा है कार्य करने के लिए, शक्ति खत्म हो गया है। ऊर्जा नहीं है तो शक्ति कहाँ से होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये याद रखिएगा, पूछेगा रासायनिक समीकरण जब लिखने के लिए बोलेगा ना तो आप ग्लूकोज का सबसे पहले सूत्र लिख दीजिएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 और ऑक्सीजन का 6 अणु लीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का 6 अणु और एंजाइम की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया कराइएगा तब मतलब ये अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में ही होता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। शॉर्ट में आप ATP भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिक का निर्माण होता है? तो आप इसका उत्तर दीजिएगा, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से पाइरूवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब भी ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, कौन सा यौगिक बनेगा? तो कहेंगे इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, पाइरूवेट। ठीक है, पाइरूवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और आंशिक ऑक्सीकरण होता कब है ग्लूकोज का? ठीक है, यदि ये प्रश्न कर दिया तो कहिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह होता है। जैसे कि आप कभी बाहर में दौड़ते होंगे,
है ना। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति दौड़ने जाते हैं, रनिंग करने के लिए, युवा सब जॉब के लिए तो दौड़ने जाते ही हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाता है। उसी समय ग्लूकोज का, चूँकि ऑक्सीकरण हमेशा होते रहता है, उस समय ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिस कारण से हमारे शरीर में पायरूवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। उस समय हमारे शरीर में पायरूवेट लैक्टिक अम्ल में ज़्यादा परिवर्तित होता है। इसी कारण से दौड़ने वाले के शरीर में देखिएगा कि मांसपेशियाँ उसका दर्द करने लगेगा, उनके शरीर का जो मांसपेशी होता है ना, वो दर्द करने लगता है। कारण पूछेगा क्या होता है, तो यही कारण है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होना। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ध्यान से याद रखिएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना, तो पायरूवेट जो है वह लैक्टिक अम्ल का निर्माण करने लगता है, ठीक है। वही जब हमारे मांसपेशियों में अधिक मात्रा में संचय होने लगता है ना, संचय मतलब कि जमा होने लगता है, जहाँ जमा होगा वहाँ दर्द करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी कारण से हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है ज़्यादा दौड़ने चलने के कारण। देखिए हमारा अगला प्रश्न वही है कि हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है ज़्यादा दौड़ने या चलने के कारण, जो भी हो, लगातार दौड़ने या चलने के कारण पूछेगा कि हमारे मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है, तो वही उत्तर है। सिंपल कहिएगा, जब हम ज़्यादा चलते या दौड़ते हैं, जो भी दौड़ते या चलते हैं ना, ज़्यादा लगातार यदि दौड़ते रहते हैं, इससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होता है। आंशिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने के कारण उस समय ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो पायरूवेट क्या होता है, वह लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। पायरूवेट किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है, सिंपल कहिएगा। और लैक्टिक अम्ल के ही संचय से हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। तो चलिए आपको मैं ये पढ़ के बताता हूँ, सिंपल कहिएगा, लगातार दौड़ने से व्यक्तियों की पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के अधिक संचय से, जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का अधिक संचय होगा तो हमारा मांसपेशी जो है वो दर्द करने लगता है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन किस प्रकार का शोषण है और कहाँ होता है। यदि ये पूछे कि किण्वन किस प्रकार का शोषण है, कहाँ होता है, यदि केवल पूछता तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर ईस्ट में कह दीजिएगा होता है। किण्वन की क्रिया कहाँ होता है, तो डायरेक्ट कहिएगा ईस्ट में होता है। अब इसका पूरा उत्तर हम बताते हैं आप सभी को, ध्यान से देखिए। पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एक बात समझिएगा, जब पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना, यही घटना किण्वन कहलाता है। इसी ये जो क्रिया हुआ ना कि पायरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब अनुपस्थिति में, ठीक है, पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यही क्रिया किण्वन कहलाता है। और ये क्रिया किस में होता है, तो कहेंगे ईस्ट में होता है। या कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन नली या ट्रेकिया क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप चाहे तो एक दो शब्दों में भी जवाब दे सकते हैं, डिटेल में भी जवाब दे सकते हैं। एक शब्द में कहे तो सिंपल कहिएगा, यह सांस की एक नली है जो मनुष्य, पशु, पक्षी तथा कीटों में मुंह से फेफड़ों तक हवा को ले जाने का कार्य करता है। और वहाँ जो फेफड़ों में जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है उसको फिर बाहर निकालने का काम यही करता है, और कोई विशेष काम है नहीं इसका, ठीक। और अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर, मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है, अर्थात कहाँ पाया जाता है। पूछेगा ना मछलियों में गिल्स कहाँ होता है, तो इसका उत्तर दीजिएगा, मछलियों में गिल्स जो होता है ना वह गिल कोष्ठ में होता है। गिल कोष्ठ में ही गिल्स होता है, ध्यान दीजिएगा। मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है, तो इसका उत्तर होगा गिल कोष्ठ में। ये ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही है, समझिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मानव शरीर की कौन कौन सी
संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करता है? यदि ये प्रश्न आ गया तो आप उसका उत्तर दीजिएगा। बहुत सारी रचनाएं हैं जो हमने नाम लिख दिया है। देखिए, पहला होता है नासिका छिद्र, ये द्वार है जिनके द्वारा सांस अंदर जाता है। वातावरण से वायु जो है ना, नासिका छिद्र के द्वारा ही अंदर जाता है। दूसरा आता है स्वर यंत्र, जिसको इंग्लिश में लैरिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है श्वास नली, जिसको इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। श्वास नली हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। और चौथा हो जाता है फेफड़ा। ये सभी जो है ना मानव शरीर की संरचनाएं हैं, श्वसन अंगों का। ये कौन अंगों का संरचनाएं हैं? तो कहेंगे श्वसन अंगों का ये सभी संरचनाएं हैं। श्वसन अंगों का संरचनाएं कौन हो गया मानव का? तो कहेंगे नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिक्स। दोनों में से कोनो एक नाम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वर यंत्र हिंदी हो गया और इंग्लिश लैरिक्स हो गया, हिंदी हो गया स्वर यंत्र। उसी प्रकार से श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली हिंदी नाम है, ट्रेकिया इंग्लिश नाम है। फेफड़ा, जिसको इंग्लिश में लंग बोलते हैं, लंग्स भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है श्वासोच्छ्वास क्या है? तो कहिएगा। अगर यदि इसका उत्तर दीजिएगा तो सिंपल भी कह सकते हैं कि वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर में लेना, यानी फेफड़ों तक लेके आना, और जो भी क्रिया हुआ अंदर में, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आया उसको बाहर निकालना, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन को वातावरण से अंदर शरीर में लेना, और जो भी शरीर में बना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जो वायु फेफड़ों में है, उनको बाहर निकालना ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक। अच्छी तरह इस डेफिनेशन को लिख के याद कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।